पहली बात बात करें सेक्शन 6 में डिसेबिलिटी के अंदर 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन से? पहला व्यक्ति है अप्राप्त वय यानी कि जो माइनर है, दूसरा है पागल यानी कि इंसेन पर्सन, और तीसरा है जड़ यानी कि इडियट। ये 3 व्यक्ति यदि आप कोई व्यक्ति हैं, आपको कोई दावा लगाने का अधिकार है, ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन करने का अधिकार है, और आप या तो पागल हैं या अवयस्क हैं या फिर आप इडियट हैं, जड़ बुद्धि के हैं, तो आपको कोई भी दावा लगाने का अधिकार यदि है तो वो लिमिट, जितनी भी लिमिट आपकी होगी, आपकी लिमिट चलना स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि आपकी डिसेबिलिटी समाप्त नहीं हो जाती। और डिसेबिलिटी समाप्त हो जाएगी उसके बाद जितना समय आपको लिमिटेशन एक्ट के अंदर दे रखा है, जैसे 3 साल किसी दावे के लिए दे रखा है, तो पूरा 3 साल आपको मिलेगा। ऐसा रूल हमारा सेक्शन 6 से गवर्न होगा। ठीक है, तो सेक्शन 6 का सबसे पहला रूल सबसेक्शन जो बताएगा, मैं सिर्फ हमें ये बताएगा कि जो तीनों डिसेबिलिटी हमने बताई किसी व्यक्ति के अंदर हैं, तो तीनों डिसेबिलिटी जब स्टार्ट होती हैं और उसके बाद उन्हें कोई दावा लगाने का अधिकार चालू होता है, तो दावा लगाने का अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उनकी डिसेबिलिटी समाप्त होने के बाद पूरा समय उनको दिया जाएगा। एज ऑफ एग्जाम्पल, मान के चलिए एक व्यक्ति था जिसको 15 साल की उम्र है, उसकी ओनली 15 ईयर का है। 15 ईयर की एज में उसे कोई दावा लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो वो डिसेबल है, लीगल रूप से डिसेबल है, कोई दावा लगाने का अधिकार नहीं है, वो लगा नहीं सकता जब तक वो बालिग नहीं हो जाएगा। और उसको लिमिट जो थी मात्र 3 साल की लिमिट थी दावा लगाने की, कोई भी दावा हो सकता है उसका। ठीक है, अब उस लगाने की दावा की लिमिट कितनी है? 3 साल। अब 3 साल के अंदर यह देखा जाए तो वो 15 साल का था, तो 15 से 3 साल तो उसे 18 साल का होने में लगेंगे। जैसे 18 साल का होगा और जब तक हम देखेंगे 18 साल का हुआ, वो 3 साल उसकी लिमिट निकल चुकी। वैसे तो ये सेक्शन 6 हमें बताता है 18 साल के होने के बाद भी उसे 3 साल और मिलेंगे। ठीक है, तो वो कब तक लगा सकेगा? वो 21 वर्ष की एज तक दावा लगा सकेगा। ऐसा रूल हम एक एग्जाम्पल के रूप में इसका याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 हम एक बार रीड करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं, और जो मैंने रूल बताया वही रूल इसके अंदर दे रखा है। देखिए, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 बोलता है, जहाँ की कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बात संस्थित करने या किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हक हो। दोनों चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए, एक तो दावे को इंस्टीट्यूट करने और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का एप्लीकेशन करने का, यदि उसे हक हो उस समय जब से भेदकाल की गणना की जानी है, अप्राप्त वय, पागल या जड़ हो, वहाँ उस निर्योग्यता के अंत होने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर बात संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा अनुसूची के 3रे स्तंभ में तदर्थ विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता। यानी कि वो पूरा समय मिलेगा जितना उसे उस लिमिटेशन प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर, या पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर जो शेड्यूल हमने दिया है उसके 3rd कॉलम में जो हमने लिमिट दे रखी है, वो सारी लिमिट उसको मिलेगी। एक बार रीड कीजिए सबसेक्शन 1 को, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। एक एक सबसेक्शन अपने आप में अलग अलग है, हमें एक एक से समझते जाना है। ये चीज़ नहीं आएगी, हमने इसमें पढ़ा ना, जब उसे दावा लगाने का अधिकार पैदा हुआ या जिस दिन से गणना की जानी है उस समय पहले से ही वो इन तीनों में से किसी से ग्रस्त होना चाहिए। बाद में होता है तो नहीं मिलेगा, उसका भी एक्सेप्शन मिलेगा सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 बोलेगा एक बार समय चलना स्टार्ट हो गया, मान के चलिए आपको दावा लगाने का अधिकार आज स्टार्ट हुआ, आज आप सही थे, आज कल आप पागल हो गए, तो आपका दावा लगाने का अधिकार बाद में नहीं मिलेगा, फिर तो लंबा चलता रहेगा आपका। ऐसा रूल हमें मिलता है सेक्शन 9 में। एक बार समय चलना स्टार्ट हो जाए तो वो रुकता नहीं है फिर। ठीक है, ये बात कर रहा है उस दिन की जिस दिन आप पहले से ही पागल थे और उसके बाद आपको दावा लगाने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। या आप अब जैसे आप कोई व्यक्ति है माइनर है, तो माइनर तो भैया जब 18 का हो जाएगा उसके बाद ही मेजर होगा, उसके बाद दोबारा माइनर तो कभी हो नहीं सकता जिंदगी में, वो उस लाइफ में तो नहीं हो सकता, दूसरी लाइफ में पैदा होकर आ जाए तो बात अलग है। तो वो कंडीशन हमने बताई है। लेकिन पागल हुआ, जड़ हुआ, ये हो सकता है, लेकिन इन कंडीशनों में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसेक्शन 1 में कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? चलिए सबसेक्शन 2 देखिए। सबसेक्शन 2 बोलता है, इसका टाइटल हम बना सकते हैं 2 निर्योग्यताएं, यानी कि
2 डिस्क्वालिफिकेशंस। कैसे? इसमें हमें मिलेगा कि मान के चलिए एक व्यक्ति पहले तो अप्राप्त वय था, यानी कि माइनर था, लेकिन माइनर से मेजर होता जैसे ही वो 18 साल का होने वाला था वो पागल और हो गया, तो क्या उसे दोनों डिसेबिलिटी का फायदा मिलेगा? मान चलिए 15 साल की, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा, 15 साल की उम्र में उसे दावा लगाने का अधिकार मिला, 18 साल का होने ही वाला था, 1 महीना बचा था, वो पागल हो गया और पागल बना रहा वो 5 साल तक, तो 3 और 5 कितने हो गए? 8 साल। 8 साल तक उसकी डिसेबिलिटी चली, उसके बाद वो सही हुआ, तब उसे क्या दावा लगाने का वो अधिकार जो उसे मात्र 3 साल था, वो 3 साल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो सबसेक्शन 2 बोलता है हाँ, यदि किसी व्यक्ति को 2 डिसेबिलिटी भी है लेकिन एक के समाप्त होने के पहले दूसरी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप वयस्क हो गए, 18 साल के हो गए, उसके 4 दिन बाद आप पागल हो गए, तो आपको फिर लायबिलिटी, फिर आपको वो इस रूल का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा हमें इसके अंदर मिलता है। तो आपको याद रखना है 2 डिसेबिलिटी के बारे में सबसेक्शन 2 में दे रखा है, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2। ठीक है, देखिए सबसेक्शन 2 देखिए, सबसेक्शन 2 बोलता है जहां कि ऐसा व्यक्ति उस समय जब से भेदकाल की गणना की जानी है ऐसी 2 निर्योग्यताओं से ग्रस्त हो, अथवा जहां की वह अपनी निर्योग्यता का अंत होने के पूर्व किसी दूसरी निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाए, वहां दोनों निर्योग्यता का अंत होने के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना अन्यथा ऐसे विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता। जितना समय उसको उस लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग मिलता, उतने समय के अंदर ही पर वो सूट लगा सकता है। ऐसा हमें एक रूल मिलता है। एक बार अच्छे से रीड कीजिए सबसेक्शन 2 को। बिल्कुल एक के खत्म होने के पहले, मान चलिए वो पागल था, पागल खत्म नहीं, पागल होने से पहले वो इडियट और हो गया, तो फिर दोनों मानी जाएंगी। ऐसा नहीं कि पागल सही हो गया, एक दिन के लिए सही हुआ, दूसरे दिन इडियट हो गया, तो नहीं माना जाएगा, तो फिर लिमिट चलना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें लिखा है ना, अपनी निर्योग्यता का अंत होने के पूर्व, इसमें अंडरलाइन किया है, हिंदी में देखिए, पूर्व दूसरी निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाता है, तो दूसरी निर्योग्यता का होना है पहली वाली समाप्त होने से पहले। जी, जड़ व्यक्ति होता है ऐसा व्यक्ति, बिल्कुल उसमें बुद्धि ही नहीं है, बिल्कुल मतलब पागल नहीं हो। पागल कैसा होता है? पागल होता है उसको कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। जड़ बुद्धि का ऐसा होता है, वो कर तो रहा है लेकिन उसको सस्वाद नहीं है, उसको जी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में। इसमें डिफरेंस यदि करोगे ना, थोड़ा सा एक मामूली डिफरेंस है, और मामूली डिफरेंस ये था कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति होता है ना, अनपढ़, जैसे कि हमने बोला कि इसको गुणा करेंगे, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। नॉर्मल पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसे समझ में आएगा 4 ही आएगा। लेकिन जड़ व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि बोल क्या रहे। ऐसे व्यक्ति को हम समझ सकते हैं एक तरीके से, जड़ व्यक्ति, इडियट व्यक्ति। हम बोलते हैं ना, गाली देते हैं इंग्लिश में, इडियट। इडियट क्यों बोलते हैं? हम ये बोलते हैं तू बहुत मतलब जड़ व्यक्ति, पागल व्यक्ति, तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा हम बोल क्या रहे, तो ये समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं इडियट। इडियट का मतलब होता है बिल्कुल इस तरीके का जिसको कुछ समझ में नहीं आता। सबसेक्शन 2 में कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए सबसेक्शन 3 निकालिए। अब इसके आगे की कंडीशन आती है। मान के चलिए कोई व्यक्ति को दावा लगाने का अधिकार था, और वो व्यक्ति दावा लगाता उससे पहले वो एक, जैसे कि पागल था, वो पागल के दौरान उसे दावा लगाने का अधिकार मिला, लेकिन जब उसकी निरोगता समाप्त होती है उससे पहले उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर तो क्या उसके विधिक प्रतिनिधि को दावा लगाने का अधिकार मिलेगा उतने समय के अंदर जितने समय के अंदर उसे बचा था? तो ये बोलता है सबसेक्शन 3, उसके विधिक प्रतिनिधि को भी दावा लगाने का अधिकार मिलेगा, आवेदन करने का अधिकार मिलेगा उतने समय के अंदर ही जितना कि उस व्यक्ति को मिलता। जैसे कि वो पागल रहा 3 साल तक या 5 साल तक रहा और 3 साल के अंदर दावा लगाना था, तो उसे कितना समय मिलेगा? और 3 साल और मिलेगा। उसकी डेथ हो गई तो उसके जो
LR होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, उनको भी 3 साल मिलेगा लिमिट कि आप भी दावा लगा सकते हैं। ऐसा रूल हमें मिलता है सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 का टाइटल बना दीजिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव या विधिक प्रतिनिधि। देखिए सबसेक्शन 3, जहाँ की नियोक्ता उस व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहे, वहाँ विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा ऐसे विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता है। एक बार रीड कीजिए अच्छे से सबसेक्शन 3। बिल्कुल। चलिए, किसी कोई क्वेश्चन? सबसेक्शन 4 देखिए। अब सबसेक्शन 4 ये बताता है जो विधिक प्रतिनिधि था, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, वो भी किसी नियोक्ता से ग्रस्त है, जो सेक्शन 6 की सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में दे रखी है। तो फिर क्या करें? तो भैया जैसे वो व्यक्ति की डेथ हुई, डेथ होने पर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आया, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव 12 साल का ही था उस समय। माने जिस व्यक्ति की डेथ हुई, जिसके दावा लगाने का अधिकार था, उसके पुत्र को, पिता को, मतलब उसके बेटे को था, और बेटा 12 साल का ही है मात्र, तो अब उसे भी तो लीगल डिसेबिलिटी है, 6 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो वो भी, उस पर भी सेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के रूल लागू होंगे। उसको भी उतना समय मिलेगा जब तक कि उसे उसकी डिसेबिलिटी समाप्त नहीं होती। डिसेबिलिटी के बाद उतना समय मिलेगा जितना उसे मिला है मूल रूप से दावा लगाने का या वो एप्लीकेशन करने का। ऐसा हमें सबसेक्शन 4 बताएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी उतना सारा दावा लगाने का और सारी चीज करने का अधिकार मिलेगा यदि वो भी डिसेबिलिटी से ग्रस्त है। लेकिन जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, किसकी, उसके जो भी था, जो मेन व्यक्ति था, उस व्यक्ति की जब डेथ हुई उस दौरान वो पहले से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको मृत्यु हुई, इसको अधिकार मिला और अधिकार मिलने के 2 दिन बाद वो ये हो गया पागल, या फिर जड़ बत्ती का हो गया, तो उतना समय नहीं मिलेगा। यानी कि समय चलना स्टार्ट नहीं होना चाहिए, पहले ही होना चाहिए। ऐसा हमें सबसेक्शन 4 बताता है। देखिए, जहाँ की उपधारा 3 में निर्दिष्ट विधिक प्रतिनिधि जिस व्यक्ति का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसकी मृत्यु की तारीख को ऐसी किसी नियोक्ता से ग्रस्त हो, वहाँ उपधारा 1, उपधारा 2 यानी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में अंतर्विष्ट नियम लागू होंगे। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। मृत्यु की तारीख को लिखा है ना, उसी मृत्यु जिस दिन, उस दिन वो पागल होना चाहिए, अवयस्क होना चाहिए या जड़ बुद्धि का होना चाहिए। एनी क्वेश्चन? चलिए, सबसेक्शन 5 निकालिए। सबसेक्शन 5 जो बोलता है, जब एक नियोक्ता का आपका अंत हुआ और दूसरी नियोक्ता आपको होती है, यानी कि दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन होती है, तो यदि वो पहले ही हो जाती है एक के खत्म होने से पहले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसेक्शन 2 से हम गवर्न हो जाएंगे। लेकिन एक खत्म हुई, उसके बाद दूसरी हुई थोड़ी दिन बाद, तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा, फिर आपका समय चलना स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन से जिस दिन आपका एक पहली वाली डिस्क्वालिफिकेशन समाप्त हुई थी। ऐसा रूल हमें मिलता है सबसेक्शन 5 में। ठीक है, देखिए एक बार हम रीड करते हैं। जहाँ की नियोक्ता के अधीन कोई व्यक्ति नियोक्ता के अंत होने के पश्चात किंतु उस काल के भीतर जो उसके लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात है मर जाए, सॉरी इसमें एक अलग रूल है, मैं बताना भूल गया। इसमें ये रूल दे रखा है, पहले हम समझते हैं। हमने क्या किया, जैसे कि जो व्यक्ति को दावा लगाने का अधिकार था ना, हमने अभी विधिक प्रतिनिधि की बात की। अब मान के चलिए एक व्यक्ति था रामलाल नाम का, और रामलाल नाम के व्यक्ति को दावा लगाने का अधिकार था। ठीक है, वो था पागल, लेकिन पागल रहा, लेकिन 2 साल जब पागल रहने के बाद वो सही हो गया। ठीक है, सही होने के 3 महीने सही रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो अब दावा लगाने का अधिकार विधिक प्रतिनिधि को ही मिलेगा। तो विधिक प्रतिनिधि को जो दावा लगाने का अधिकार मिलेगा, वो दावा लगाने का अधिकार उसको उतना ही समय के अंदर मिलेगा जितना कि उसके पास बचा था।
क्योंकि 3 महीने तक वो सही रहा, 3 महीने तक उसको दावा लगाने का अधिकार रहा, और उसके बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी उतने ही लिमिट के अंदर दावा लगाना पड़ेगा। जैसे 3 साल लिमिट थी, तो 3 साल में कितने बचे, 2 साल 9 महीने बचे, तो 2 साल 9 महीने के अंदर उसे लगाने का अधिकार है। भले ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी डेथ के दिन भले ही क्या हो, डिसेबल हो, तब भी उसको अलग से समय नहीं मिलेगा, फिर भी उसे इतने समय के अंदर ही करना पड़ेगा। ऐसा रूल हमें इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक बार समय चलना स्टार्ट यदि हो गया तो फिर वो रुकता नहीं है। ऐसा रूल सेक्शन 9 में भी मिलेगा, ऐसा रूल हमने सबसेक्शन 5 में भी दिया है। आपको समझ में आया सबसेक्शन 5 की कंडीशन क्या है? सबसेक्शन 5 की कंडीशन एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। कंडीशन ये है कि यदि वो व्यक्ति जिसको डिसेबिलिटी थी, डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है, खत्म होने के बाद उसको जो लिमिट थी दावा लगाने की, अपील कर एप्लीकेशन करने की, उस लिमिट के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, उसने दावा नहीं लगा पाया, लेकिन उसका जो LR है, वो LR उस डेट को, जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन वो डिसेबल है, तब भी उसको लिमिट कंडोन नहीं की जाएगी, उसको फिर उसी समय के अंदर दावा लगाना पड़ेगा जो उस मेन व्यक्ति को लिमिट चल रही थी उस दौरान के अंदर। तो देखिए सब सेक्शन 5, जहां किसी नियोक्ता के अधीन कोई व्यक्ति नियोक्ता के अंत हो जाने के पश्चात किंतु उस काल के भीतर जो उसके लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात है मर जाए, वहां उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उसी काल के भीतर वासन स्थिति आवेदन कर सकेगा जितना उस व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध होता यदि उसकी मृत्यु ना हुई होती। यानी जब उसकी मृत्यु नहीं होती तो कितना समय और मिलता उसको, जैसे 3 साल थी, 3 महीने निकल चुके थे, तो 2 महीने 2 साल 9 महीने मिलते बस मात्र, तो उसको भी उतना ही मिलेगा, भले वो डिसेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सबसेक्शन 5 को अच्छे से रीड कीजिए, इसका टाइटल बनाइए, इसमें बनाइए कि इस समय चलना स्टार्ट हो जाए तो रुकता नहीं। जैसा भी आपको उचित लगे, जो टाइटल आपको लगे कि आपको उससे वो रूल याद आए, वो टाइटल बनाइए। जरूरी नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ वही बनाए, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इससे आपको सेक्शन 6 हमेशा टिप्स पे होना चाहिए, सबसेक्शन 1 में क्या है, सबसेक्शन 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आवश्यक भी है पता होना, क्योंकि जनरल यूज में होता है, जनरल यूज होता है एक्ट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? जी देखिए कंडीशन समझिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एक व्यक्ति को दावा लगाने का अधिकार था 1 साल मात्र, ठीक है, काय का दावा था, मानहानि करने का दावा था, 1 साल लिमिट थी उसकी, 1 साल के अंदर दावा लगाना था। लेकिन क्या हुआ, वो व्यक्ति क्या था, डिसेबल था, किस बात से, वो 17 साल का था मात्र, ठीक है, 17 साल का था, 17 साल का बाद 18 साल का हुआ, वो हो गया, डिसेबिलिटी खत्म हो गई, खत्म होने के 3 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो अब उसके बाद लिमिट कितनी बची थी, डेथ नहीं होती तो कितनी लिमिट बचती उसके पास, मात्र 9 महीने तो बची। लेकिन जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, LR है आज की डेट में, वो भी किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, तो क्या उसको भी सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 का फायदा मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके विरुद्ध समय चलना स्टार्ट हो गया था, तो उसे मात्र 9 महीने का समय मिलेगा, 9 महीने के अंदर आप दावा लगा दीजिए, अदरवाइज आपका दावा लगाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अब समझ में आया क्या? पूरा नहीं मिलेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उतना ही मिलेगा जितना उस व्यक्ति को, यदि उसकी डेथ ना हुई होती तो उसके पास बचा था, उसको मिलता बस। हाँ बिल्कुल, रिमेनिंग टाइम मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा, भले ही आप डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो तब भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सेक्शन 9 हमें एक बेसिक रूल बताती है, आप निकाल के देखेंगे तो सेक्शन 9 में बताया गया समय का निरंतर चलते रहना। यानी कि एक बार किसी व्यक्ति के विरुद्ध दावे की लिमिट चलना स्टार्ट हो जाए, अपील की, एप्लीकेशन की, तो पर वो रुकती नहीं है, चाहे भले ही आप किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रस्त हो, ऐसा हमें रूल मिलेगा इसके अंदर। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन मिलता है हमें, एक्सेप्शन हम देखेंगे इसके अंदर मिलेगा सेक्शन 9 में जब पढ़ेंगे, तो वो बात अलग है, लेकिन बेसिक रूल ये है। तो बेसिक रूल का ही पालन किया है हमने यहाँ पे, क्योंकि आपका लिमिट चलना स्टार्ट हो गई थी, लिमिट चलना स्टार्ट नहीं हुई होती और वो वैसे हुआ होता तो हमें सेक्शन 3 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग रूल फायदा मिलता ना। हाँ एक तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए और कोई क्वेश्चन है किसी का, समझ में आ गया यहाँ तक?
चलिए एक पॉइंट बनाइए, मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 6 के एलिमेंट यानी कि विधिक नियोक्ता के आवश्यक तत्व क्या होंगे। जब हम मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे तो हमें इसमें एलिमेंट इसके बताने चाहिए, क्योंकि छोटी सी सेक्शन है, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो हमें एलिमेंट जरूर डिस्कस करना चाहिए। क्या क्या एलिमेंट है। सबसे पहला एलिमेंट मिलता है आपको कि जो विधिक नियोक्ता है वो निरंतर होना चाहिए, यानी कंटिन्यूसली होना चाहिए उसकी डिस्क्वालिफिकेशंस। लीगल डिसेबिलिटी जो हैं वो कंटिन्यूसली होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, लीगल डिसेबिलिटी किसी व्यक्ति को होनी चाहिए। ओनली यहाँ पर्सन की हम बात करेंगे, ना कि किसी एनिमल की बात करेंगे, ना ही किसी अदर व्यक्ति की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पर्सन, व्यक्ति को होनी चाहिए। तीसरा, लीगल डिसेबिलिटी जो है किसी व्यक्ति को दावा लगाने के डेट को या फिर कोई एप्लीकेशन करने की डेट को डिसेबिलिटी होना चाहिए उसको, यानी कि लीगल डिसेबिलिटी उसकी बात लगाने के कारण जब उत्पन्न हुआ उस डेट को होना चाहिए, या फिर जो एजुकेशन का एप्लीकेशन लगाने का दावा, एप्लीकेशन लगाने का अधिकार आपको उत्पन्न हुआ उस डेट को डिसेबिलिटी से ग्रस्त होना चाहिए व्यक्ति। उसके बाद होता है लगाने का अधिकार मिल गया, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा फायदा उसको। सेक्शन 6 का एक एलिमेंट बनता है इसका। वाद कारण की तिथि को वादी विधिक नियोक्ता से ग्रस्त होना चाहिए, ऐसा आप बना सकते हैं। वाद कारण की यानी कि कॉज ऑफ एक्शन होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं, वाद कारण की तिथि को या दिनांक को वादी विधिक नियोक्ता से ग्रस्त होना चाहिए या ग्रसित होना चाहिए। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो सेक्शन 6 है, सिर्फ और सिर्फ वाद लाना और डिग्री के निष्पादन के आवेदन हेतु होना चाहिए, यानी 2 चीज़ पे ही लागू होता है। यह भी हमें एलिमेंट में बताना चाहिए। ये 4 एलिमेंट आपको इसके साथ याद रखना चाहिए, और ये 4 एलिमेंट जीस्ट हैं इस सेक्शन का। समझ में आ गया। किसी का कोई छूटा तो नहीं है तो बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूं। चलिए इसका एक स्पष्टीकरण दे रखा है, स्पष्टीकरण को ऑब्जेक्टिव रूप में याद रखिए, कईयों एग्जाम में स्पष्टीकरण पूछा जाता है। स्पष्टीकरण में दे रखा है धारा के प्रयोजन के लिए अंदर अप्राप्त वर्ड यूज किया ना हमने, माइनर वर्ड यूज किया, तो माइनर के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी आता है, ऐसा बच्चा भी आता है जो गर्भस्थ अपत्य है, यानी कि जो अभी गर्भ में ही है मात्र, वो पैदा भी नहीं हुआ, वो भी अप्राप्त वय माना जाएगा। जैसे कि कैसे, मतलब क्यों बताया हमने इसको, हमने इसलिए बताया कि मान के चलिए एक व्यक्ति को दावा लगाने का अधिकार था, ठीक है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, लेकिन डेथ के समय उसकी पत्नी के गर्भ में एक बच्चा था, तो उस बच्चे को भी वो दावा लगाने का अधिकार रहेगा, लेकिन वो डिसेबिलिटी से ग्रस्त माना जाएगा 18 साल तक, जब वो पैदा हो जाएगा उसके 18 साल तक, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि अप्राप्त वय के तहत कौन कौन आता है लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि गर्भस्थ अपत्य भी आता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रूप में याद रखिए इसको। चलिए सेक्शन 6 में कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया सभी को। सेक्शन 7 निकालिए। सेक्शन 7 बोलता है कई व्यक्तियों में से एक की नियोक्ता, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं एक दावा लगाने का अधिकार। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत सिंपल है, आप समझेंगे तो आपको एक बार में समझ में आएगा। देखिए इसका ये कहना है जब किसी व्यक्ति को सूट इंस्टीट्यूट करने का और ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन लगाने का अधिकार है, लेकिन वो एक व्यक्ति को नहीं है, टोटल मिलाकर मान चलिए 4 लोगों को दावा लगाने का अधिकार है, और 4 में से एक व्यक्ति ऐसा है वो डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रस्त है। अब 4 लोगों में से एक व्यक्ति ग्रसित है मात्र डिस्क्वालिफिकेशन से, लीगल डिसेबिलिटी से, तो उस दशा में क्या दावा लगाने का अधिकार, क्या एप्लीकेशन करने का अधिकार, दो सभी व्यक्तियों के विरुद्ध चलना स्टार्ट नहीं होगा, या सिर्फ उस व्यक्ति के विरुद्ध ही चलना स्टार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं। लॉ पढ़ने का एक तरीका होता है, मैंने आपको बताया कई बार, लॉ इस तरीके से पढ़ाया था, पहले आपको क्या होना चाहिए, वो कंडीशन बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन का फिर आंसर ढूंढिए, तो आपको हमेशा कंडीशन याद रहेगी, क्वेश्चन याद रहेगा। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये है कि 4 व्यक्तियों को दावा लगाने का अधिकार है या फिर एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन लगाने का अधिकार है, वो अधिकार
चारों में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको डिस्क्वालिफिकेशन है सेक्शन 6 की, लीगली डिसेबल है वो, तो क्या उस दावा लगाने का अधिकार सभी के विरुद्ध रुका रहेगा सेक्शन 6 के कारण, या फिर सिर्फ उस व्यक्ति के विरुद्ध रुकेगा, बाकी सबके विरुद्ध चल जाए स्टार्ट हो जाएगा? उसका रूल मिलता है सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 बोलता है हाँ, सभी के विरुद्ध रुका रहेगा। कब तक? जब तक कि जो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई है उसकी ओर से, उन तीनों व्यक्तियों में से कोई भी उसकी ओर से कोई निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो सबके विरुद्ध रखेगा। यदि उसकी ओर से निर्णय लेने के लिए सक्षम है आप, या उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं आप लाइबिलिटी से, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरी ओर से हम लड़ेंगे दावा, तू तो बैठ घर पे, तू डिस्क्वालीफाई है, ऐसा करने के लिए वो सक्षम है तो नहीं रुकेगा। अदरवाइज सभी के विरुद्ध दावे लगाने का अधिकार रुका रहेगा, एजुकेशन की एप्लीकेशन लगाने का अधिकार रुका रहेगा। ऐसा रूल मिलता है सेक्शन 7 में। दो सब सेक्शनों में डिवाइड है सेक्शन 7। पहली सेक्शन हमें सबसेक्शन 1 बताती नहीं, एक ही सबसेक्शन है, उसमें ही पूरा रूल दे रखा है। 2 पार्टों में मैंने अपने आप को समझाने के लिए बना रखा है, और 2 पार्टों में ही आपको रखना है तो आपको याद रहेगा। पहली कंडीशन आपको सिर्फ ये बताती है सबके विरुद्ध दावा लगाने का अधिकार रुका रहेगा। कब तक? जब तक कि उसको उन्मोचित करने का अधिकार नहीं है, वो उसकी ओर से जजमेंट नहीं ले सकते हैं कोई भी व्यक्ति। चार से ना तीनों में से किसी भी कोई भी एक व्यक्ति भी उसकी ओर से उसको डिस्चार्ज कर सकता है, उसकी ओर से डिसीजन लेने की पावर रखता है, तो सबके विरुद्ध चलना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज सबके विरुद्ध रुका रहेगा। तो एक बार सेक्शन 7 निकालिए, पहले हम इसको रीड करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं क्या बोलता है। तो सेक्शन 7 देखिए, कई व्यक्तियों में से एक की निरुक्ता, जहाँ की बात संस्थित करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के लिए संयुक्तता हकदार व्यक्तियों में से कोई एक किसी ऐसी निरुक्ता के अधीन हो और उस व्यक्ति की सहमति के बिना, देखिए इसको अंडरलाइन कीजिए इसको, उस व्यक्ति की सहमति के बिना उन्मोचन दिया जा सकता हो, यानी कि डिस्चार्ज किया जा सकता है, उसको उन्मोचन दिया जा सकता है, वहाँ उन सब के विरुद्ध समय का चलना आरंभ हो जाएगा। यदि उन्मोचन नहीं दिया जा सकता तो किसी के विरुद्ध चलना स्टार्ट नहीं होगा। इनडायरेक्टली में ऐसा कहना है। यहाँ तक समझ में आया? पहले यहाँ तक रीड कीजिए, एक बार फिर से रीड कीजिए, और एक बार यहाँ तक रीड करके पहले समझिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे किंतु से। बिल्कुल रुका रहेगा। नहीं, रुका तब रहेगा जब आप उसकी ओर से कार्रवाई नहीं कर सकते। जस्ट मैं अभी बताऊंगा। आप तो इतना समझिए कि एक के विरुद्ध नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब सबके विरुद्ध नहीं चलेगा यदि वो डिस्चार्ज नहीं कर सकता। अब डिस्चार्ज वर्ड का मतलब क्या होगा अभी हम जस्ट समझेंगे इसको, अभी तो सिर्फ आप इतना याद रखिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा, लैंग्वेज समझ में आ गई ना आपको क्या बोल रही है? जी जी। इसके आगे देखिए, किंतु से देखिए, किंतु जहाँ ऐसा उन्मोचन ना दिया जा सकता हो वहाँ उनमें से किसी के विरुद्ध भी समय का चलना तब तक आरंभ ना होगा जब तक कि उनमें से कोई एक अन्यों की सहमति के बिना ऐसा उन्मोचन देने के लिए समर्थ ना हो जाए, पहली कंडीशन, या फिर उसकी नियोक्ता का अंत ना हो जाए, तब तक भी चलना स्टार्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, वो उन्मोचन की। जैसे कि ये दावा लगाने का अधिकार मुझे दावा लगाने का अधिकार था, और मेरी फैमिली के 4 लोगों को और था, मैं एक ही फैमिली का हूँ, या हम और कंडीशन समझते हैं, एक माँ है, माँ को दावा लगाने का अधिकार है, उसकी ओर से उसके 4 बेटे हैं, उनको भी दावा लगाने का अधिकार है। 4 बेटों में से 3 बेटे तो सही हैं, लेकिन एक बेटा है वो 17 साल का है मात्र, ठीक है, 17 साल का है तो 1 साल की उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है, 18 का नहीं हो, तो उनकी ओर से दावा लगाने का अधिकार माँ के पास एक अधिकार होता है 32(4) के रूप में हम CPC में देखते हैं, जिसमें हम परमिशन लेते हैं 32(4) में कि ये मेरे माइनर बच्चे हैं, इनका मुझे गार्जियन नियुक्त किया जाए, मैं इनकी ओर से पैरवी करूंगी, मैं इनकी ओर से कार्य करूंगी। और एक ऐसा व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं उसके फेवर में ही बात करेगा, गलत तो बात नहीं करेगी माँ, तो वो हाँ उसकी ओर से वो डिस्चार्ज दे सकती है। अदरवाइज कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे कि मेरा दोस्त है, हम दोस्तों को दावा लगाने का अधिकार है, तो मैं उसकी ओर से डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं दे सकता, उसको डिस्चार्ज तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसका एक इंडिविजुअल राइट है।
उसके अगेंस्ट में भी यदि मैं बात करूंगा, मैं परमिशन लूंगा, तो मुझे परमिशन नहीं मिलेगी एक तरीके से, कि मैं उसकी ओर से दावा लगाता हूँ, मैं उसको डिस्चार्ज करता हूँ, वो मैं करता हूँ, तो नहीं कर सकते। एक ऐसा कहीं ना कहीं फैमिली मैटर्स जो होते हैं, जिनमें जो मेन व्यक्ति होता है फैमिली का, या कर्ता होता है, या उसके फादर समझ लीजिए, फादर और 4 पुत्रों को या उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों को दावा लगाने का अधिकार प्राप्त था। बच्चों में से एक बच्चा पागल था, क्या वो डिस्चार्ज कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, उसकी ओर से फादर कर सकता है, मदर कर सकती है। ऐसी कंडीशन आप एग्जाम्पल के रूप में इसको रख सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? कंडीशन के आधार पर एग्जाम्पल आ रहा है आपको समझ में? तो फिर डिस्चार्ज नहीं कर सकते, फिर तो समय चले सबके विरुद्ध रुका रहेगा, क्योंकि वो उसकी ओर से डिस्कालीफाई डिस्चार्ज नहीं कर सकते ना, उसकी ओर से क्यों कर पाएंगे? क्योंकि वो उनका इंडिविजुअल राइट है। उसकी सहमति की बात नहीं की गई इसमें, बात की गई ना सहमति के बिना। सहमति के बिना है कि हम जो 4 लोग थे, जैसे आप बता रहे हैं, 4 में से एक तो डिस्कालीफाई है, डिस्कालीफाई तो सहमति दे ही नहीं सकता, वो तो छोड़ ही दीजिए। उसके अलावा 3 बचे, 3 में से एक डिस्चार्ज कर सकता है सबको, लेकिन दोनों की सहमति भी आवश्यक नहीं है उसके लिए, यदि वो कर सकता है तो। जैसे कि मैंने जस्ट अभी देखा ना, आपको एग्जाम्पल बताया। एग्जाम्पल क्या बताया? पिता थे, पिता के 3 पुत्र और हैं, उनमें से एक डिस्कालीफाई है, लीगल डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, तो उसमें से 2 तो सही है ना, लेकिन पिता अकेला उसके लिए परमिशन, उसके लिए डिसीजन ले सकता है, उसके लिए उन दोनों की परमिशन की आवश्यकता है ही नहीं, तो वो हमने बात कर रखी है। यानी कि वो जो 3 व्यक्ति थे, उनमें से एक व्यक्ति भी ऐसा सक्षम हो जाता है कि उन उसकी ओर से सक्षम है डिसीजन लेने के लिए, तो भी सबके विरुद्ध चलना स्टार्ट हो जाएगी। आप समझ में आया क्या? प्रशांत समझ में आया? हम्म। ये ये उन लोगों की बात कर रहा है, जो 3 लोग जैसे बच्चे हमने एग्जाम्पल में समझा, उन तीनों में से कोई एक भी सक्षम हो जाता है। मान चलिए पहले वो सक्षम नहीं था, लेकिन बाद में सक्षम हो गया, किसी और कंडीशन के कारण, कोई परिस्थितियों के कारण बाद में तो सक्षम हो जाता है परमिशन लेने की। जैसे कि कोई व्यक्ति को हमने, जैसे कि हम फैमिली है हमारी, ठीक है, फैमिली में हम जॉइंट फैमिली हमारी रहती है। अभी हम इसके अंदर एक स्पष्टीकरण पढ़ेंगे, सेकंड स्पष्टीकरण, उसमें हमें मिलेगा फैमिली का जो कर्ता होता है ना, आपने सुना होगा जब आपने हिंदू लॉ पढ़ा होगा, तो कर्ता खानदान की फैमिली होती है, कर्ता होता है मेन फैमिली का, वो सबकी ओर से डिसीजन लेता है। अब वो व्यक्ति जिसके बारे में बात करें, हमने दावा लगाने का अधिकार था, हम 4 लोगों की ओर से दावा लगाने का अधिकार था, लेकिन उसके बेटे नहीं थे, वो सबरे भाई थे आपस में, तो सारे भाइयों का अलग अलग डिसीजन लेने का अधिकार रहता है, अलग अलग इंडिविजुअल राइट हो गया। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जो था वो डिसेबल था, तो डिसेबल की ओर से डिसीजन लेने का किसी को पावर नहीं था, क्योंकि सबके अलग अलग राइट थे। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बाद में, मान चलिए उनकी फैमिली का जो दादाजी थे, मान चलिए वो एक्सपायर हो गए, तो फैमिली का कर्ता कौन बन गया? जो सबसे बड़ा पिता था उनका, या ताऊ थे, जो भी थे, वो कर्ता बन गया, तो वो उसकी ओर से डिसीजन लेने की पावर रख गया ना। क्योंकि कर्ता के पास वो सारी पावर होती है, पूरी फैमिली की ओर से कुछ भी डिसीजन ले सकता है, उसको डिसाइड कर सकता है। ऐसी कंडीशन में हम समझ सकते हैं। सेकंड स्पष्टीकरण अभी मिलेगा जस्ट हमें इसके बारे में, समझ में आया? जी। कंडीशन, पहली कंडीशन में ये बन रहा है कि उस व्यक्ति की सहमति के बिना, जिसको डिस्क्वालिफिकेशन है। अब डिस्क्वालिफिकेशन है, उसको लीगल डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, तो वो तो कंडीशन पहले भी सहमति नहीं दे सकता, तो सहमति के बिना हम उसकी ओर से पावर हमारे पास है कि हम उसके लिए, उसके फेवर में काम कर सकें। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये समझ में आ गया, निबट गया, यहाँ तक समझ में आया। दूसरी कंडीशन बोलता है, दूसरी सहमति जो है, वो सहमति बोल रही है कि हमारे जो और व्यक्ति थे, उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति या सक्षम है उसकी ओर से डिसीजन लेने के लिए, भले ही वो दोनों व्यक्ति मना करें या हाँ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सहमति की आवश्यकता आपको नहीं है। आप डिस्चार्ज, आपके विरुद्ध समय चलना स्टार्ट हो जाएगा यदि आपको ऐसी कंडीशन में है कि आप उसकी ओर से डिसीजन ले सकते हैं, उसको आप डिस्चार्ज कर सकते हैं लाइबिलिटी से।
समझा नहीं आपकी क्वेश्चन को मैं। तीन में से कोई भी एक ले सकता है, तीन में से कोई भी एक ले रहा है, लेकिन उसको डिस्चार्ज करने की उसके पास पावर है, किसको? डिसेबल व्यक्ति को। तो व्यक्ति की सहमति यहाँ उस व्यक्ति की सहमति की बात हो रही है जिसको डिस्क्वालिफिकेशन है। उस व्यक्ति की डिस्क्वालिफिकेशन की सहमति के बिना, उसकी सहमति हम ले ही नहीं सकते ना बेसिकली। आप कैसे लेंगे? जो डिस्क्वालीफाई है वो जिसकी सहमति माननी नहीं होगी, इसलिए हमने बताया उसकी सहमति के बिना भी आप उसकी ओर से डिसीजन ले सकते हैं। और जैसे माता है, पिता है, वो अपनी बच्चों के लिए अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं, जरूर ना उससे पूछेंगे पहले, समझ रहे हैं? ऐसा कंडीशन। तो एक बार रीड कीजिए सेक्शन 7 का रूल को। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सबको समझ में आ गया? देखिए समझ में ऐसा आना चाहिए मैं कल पूछूंगा तो आप जवाब दे पाएँ, ऐसा ना हो पता नहीं अभी समझ में नहीं आ रहा, पूछ भी नहीं रहे, तो आपको पूछने का अधिकार है। जी उन तीनों व्यक्तियों में से कोई भी एक, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया ना, हम कर्ता फैमिली थी, उस फैमिली में जो दादाजी पहले मेन व्यक्ति थे, लेकिन दादाजी एक्सपायर हो गए तो उसके बाद कौन बन गया? उन फैमिली में जो भी बड़ा व्यक्ति था वो बन गया, और उसको भी दावा लगाने का अधिकार था उनमें से। तो उनकी ओर से फिर वो जो 4 लोगों को दावा लगाने का अधिकार था, तो वो कर्ता व्यक्ति उसके ओर से डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है, कर्ता के पास वो पूरे राइट होते हैं। तो वो बाद में समर्थ हुआ ना, वो पहले पहले समर्थ नहीं था, बाद में समर्थ हुआ। हाँ, और भी हो सकते हैं, तो कोई कंडीशन बन जाए, मान चलिए उसकी ओर से उसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाए, तो वो तथ्यों और परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। हो सकता है उसको हमने उस कंपनी के जिसके अंदर वो काम कर रहे थे 4 लोगों का अधिकार लगाने का था, वो व्यक्ति उसका मेन मालिक बन जाए, तो वो हो सकता है उसकी ओर से डिस्चार्ज कर दे उसको। तो वो डिपेंड करेगा तथ्यों और परिस्थितियों पर, अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात आती है स्पष्टीकरण नंबर 1। स्पष्टीकरण नंबर 1 बोलता है, क्या बोलता है स्पष्टीकरण नंबर 1? स्पष्टीकरण नंबर 1 बोलता है कि यह धारा हर प्रकार के दायित्व से उन्मोचन को लागू होगी, जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति संबंधी दायित्व भी आता है। यानी कि लायबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है, और जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की लायबिलिटी भी आती है। ऐसा हमें याद रखना, स्पष्टीकरण नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है। सेकंड स्पष्टीकरण देखिए, मिताक्षरा विधि द्वारा शासित हिंदू अविभक्त कुटुंब का कर्ता कुटुंब के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना इस धारा के प्रयोजन के लिए उन्मोचन देने के लिए समर्थ केवल तब समझा जाएगा जबकि वह अविभक्त कुटुंब की संपत्ति का प्रबंध करता है। यानी कि जो कर्ता है उस फैमिली का, वो फैमिली का कर्ता तब उनकी ओर से डिसीजन लेने के लिए सक्षम माना जाएगा जब वो उनकी फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को देख रेख का काम करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, तब वो उनकी ओर से डिसीजन ले सकता है। नहीं तो नहीं कर सकते। जॉइंट फैमिली की हमने बात की इसके अंदर, वो भी मिताक्षरा विधि में। हमने 2 विधि पढ़ी थी ना, हिंदू तो जब पढ़ा होगा आपने, मिताक्षरा और दाया भाग, तो उसमें हम मिताक्षरा विधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सेक्शन 7 एक बार देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, इसके बाद सेक्शन 8 देखते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बोल रहा है कि हमने जो डिस्चार्ज करने की बात की ना, तो कोई व्यक्ति किसी की ओर से किस चीज़ के लिए डिस्चार्ज कर सकता है, तो वो किसी भी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकता है। उसके अंदर चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी किसी की भी हो सकती है, लेकिन स्पेसिफाई हमने बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लायबिलिटी को भी वो डिस्चार्ज कर सकता है उसकी ओर से। चलिए सेक्शन 8 निकालिए। सेक्शन 8 जो है सेक्शन 7 और सेक्शन 6 का एक तरीके से एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के रूप में आपको याद रखना है, सेक्शन 8 बताता क्या है। सेक्शन 8 बोलता है विशेष अपवाद। तो सेक्शन 8 जो है सेक्शन 6 और 7 का अपवाद इसलिए है
हमने बात की ना यहाँ पे, आपको आप डिसेबिलिटी से ग्रस्त है तो आपको पूरा समय मिलेगा, कोई दावा लगाने का अधिकार है। तो दो चीज़ इसके एक्सेप्शन मिलते हैं आपको, दो रूल इसके अंदर मिलेंगे। पहला एक्सेप्शन मिलेगा कि सुपा के अधिकारों को सेक्शन 6 और सेक्शन 7 की बात लागू नहीं होगी, यानी कि राइट टू प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का अधिकार क्या होता है पहले तो हमें ही समझना पड़ेगा। सुपा का अधिकार क्या होता है, क्या होता है, तो इसको हम जानते हैं। सुपा का अधिकार मतलब होता है अग्रक्रय अधिकार। अग्रक्रय मतलब यानी कि पहले खरीद का अधिकार। प्रीएम्पशन आप समझते होंगे, प्रीएम्पशन का मतलब होता है अग्रक्रय अधिकार, सुपा का अधिकार यानी कि अग्रक्रय अधिकार, पहले खरीद का अधिकार। जैसे कि मान के चलिए आपकी एक जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी 4 भाइयों की है। 4 भाई में से एक भाई अपना हिस्सा बेचना चाहता है, तो उसको सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को वो बेचना चाहता है तो सबसे पहले उसकी ये लायबिलिटी होगी कि वो अपने तीनों भाइयों से पूछा कि आप इसको खरीदना चाहते हैं क्या। सबसे पहली राइट उनका है, वो उसको खरीद सकते हैं। उसके बाद तीसरे व्यक्ति को आप किसी को खरीदने के लिए बेचेंगे, उससे पहले आप नहीं बेच सकते, वो नहीं खरीदेंगे तो बेच सकते हैं किसी और को। तो ये होता है राइट टू प्रीएम्पशन, यानी कि पहले क्रय करने का अधिकार, अग्रक्रय अधिकार। तो अग्रक्रय अधिकार में किसी भी रूल पर अग्रक्रय का जो अधिकार है, सुपा का अधिकार जिसको बोलते हैं, सुपा का अधिकार को आपको अंडरलाइन करना चाहिए। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सेक्शन 6 और 7 का कौन सा अपवाद है, तो अग्रक्रय अधिकार जो होता है वो उस पर लागू नहीं होता, सेक्शन 6 और 7, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी टाइम को एक्सटेंड करने के बारे में। टाइम को एक्सटेंड करने के बारे में बहुत सारे लोगों को ये रूल समझ में ही नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता कितना समय मिलेगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। मान के चलिए एक व्यक्ति को दावा लगाने का अधिकार था 7 साल के अंदर, ठीक है। 7 साल की एक लिमिट थी उसकी दावा लगाने की, दावा लगाने की लिमिट थी 7 साल, लेकिन वो व्यक्ति डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रस्त रहा, पागल रहा और 5 साल तक वो पागल रहा, ठीक है। 5 साल तक पागल रहा। अब किसने, वैसे अब देखा जाए उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती तो कितना समय बचा उसके पास, मात्र 2 साल, 2 साल बचा है ना। लेकिन हमने क्या बताया है सेक्शन 6 और 7 में कि पूरा समय मिलेगा जिस दिन वो डिस्क्वालिफिकेशन से हट जाता है। तो उस दशा में उसके पास कितनी लिमिट बचती है, 2 साल वो बची थी और 5 साल और चाहिए उसे। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सटेंशन की, तो इसमें रूल दे रखा है सेक्शन 8 में, वो 3 साल से ज़्यादा का एक्सटेंशन नहीं होगा। कैसे, अब हम बात करें तो आपके अकॉर्डिंग कितना समय मिलना चाहिए उसको, सेक्शन 8 ना छोड़ते हुए आपको कितना समय मिलना चाहिए, पूरे 7 साल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सेक्शन 6 और 7 के अकॉर्डिंग। बताइए, क्या आपको लगता है कि सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग पूरे 7 साल मिलना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको मना करता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो बोलता है जब भी कभी आपको एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, समय को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्यों, डिस्क्वालिफिकेशन के कारण, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर कंडीशन में 3 साल से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा। कैसे, जैसे हमने एग्जांपल लिया ना, 5 साल तक वो ग्रसित रहा, मात्र 2 साल बची थी उसकी, उस लिमिट के अकॉर्डिंग यदि वो ग्रसित नहीं होता 2 साल बची थी, तो 2 साल तो वो हो गई। अब समय की एक्सटेंशन की जरूरत कितने की है, 5 साल की है ना, तो 5 साल नहीं मिलेगा फिर उसको, 5 और 2 7 होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 साल और मिलेगा, तो टोटल उसको 5 साल की लिमिट और मिलेगी, 7 साल नहीं मिलेगी टोटल। ऐसा रूल हमें मिलता है इसके अंदर। ये रूल क्या है, हर किसी को समझ में नहीं आता, क्यों, वो सोचते हैं कि बेसिक रूल तो ये था, लेकिन बेसिक रूल ये मना करता है, ये बोलता है मात्र 3 साल का समय आपको एक्सटेंशन करने की जरूरत मिलती है, इससे ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, ऐसा सेक्शन 8 हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। तो पहले एक बार सेक्शन 8 को हम रीड करते हैं। देखिए सेक्शन 8 बोलता है, देखिए विशेष अपवाद के रूप में याद रखिए, सेक्शन वाइज कीजिए सेक्शन 8 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि विशेष अपवाद कहाँ दे रखा है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो विशेष अपवाद सेक्शन 8 में है। देखिए सेक्शन 6 और सेक्शन 7 की कोई बात सुपा के अधिकारों को परिवर्तित कराने वाले वादों को लागू नहीं होगी। पहले तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, एक पॉइंट बना लीजिए, और इसके आगे ना किसी वाद या आवेदन के परिसीमा काल को निर्योग्यता से अंत से या उससे ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु से 3 वर्ष से अधिक विस्तारित करने वाली नहीं समझी जाएगी। कितने समय से ज़्यादा, 3 वर्ष, या तो निर्योग्यता का अंत हुआ उस दिनांक से, या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस दिनांक से, मात्र 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा रूल हमें दे रखा है सेक्शन 8 में। एक बार सेक्शन 8 को रीड कीजिए, क्या आप लोगों को समझ में आया पूरा रूल। जी
अग्रक्रयाधिकार जिसको बोलते हैं, और मुस्लिम विधि में इसे 3 वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, सफ़ी शरीक, सफ़ी खलीफ, सफ़ी जार। जब भी राइट ऑफ प्रियम्पशन की बात आएगी तो यदि कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रसित है तो सेक्शन 6 का उसे फ़ायदा नहीं मिलेगा, सेक्शन 7 का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा इसका कहना है एक तरीके से इंडिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर क्रयाधिकार जैसे मैंने आपको बताया कि राइट टू प्रियम्पशन होता है, लेकिन क्या किया, एक व्यक्ति ने, 4 भाई थे, वो चारों भाई में से एक व्यक्ति ने अपना हिस्सा बेच दिया किसी और को, और उसने पूछा भी नहीं इन्हें, तो इनके पास एक राइट रहता है दावा लगाने का, कि दावा लगाकर उससे ये जो उसने ट्रांजेक्शन किया उस ट्रांजेक्शन को वैलिड वॉइड करा सकते हो। क्यों? क्योंकि उनने हमारे पहले अधिकार है ना खरीदने का, किसी और को कैसे बेच दी, क्योंकि हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो उस दशा में मैं दावा लगाकर उसको ख़त्म करा सकता हूँ। लेकिन यदि मैं किसी डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रसित हूँ तो मुझे सेक्शन 6, सेक्शन 7 का जो फ़ायदा मिलता है नॉर्मल व्यक्ति को दावा लगाने पे, तो वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आप ग्रसित थे तो आपकी लिमिट निकल जाएगी। आप समझ में आया? जी, वही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वही तो समझ में नहीं आती, यही हमें समझना है, अभी हम समझेंगे। जैसे कि देखिए, मैं आपको आपकी कंडीशन से समझाता हूँ। मान चलिए आपको मेरे अगेंस्ट में दावा लगाने का अधिकार था मात्र 3 साल, ठीक है, 3 साल की लिमिट थी, लेकिन आप 1 साल डिस्क्वालीफाई रहते हैं, ठीक है, 1 साल डिस्क्वालीफाई रहेंगे, तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कितना समय मिलेगा? 2 साल तो पुराने बचे हुए हैं, आपको एक्सटेंशन की कितनी ज़रूरत है? आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग 3 साल ही तो चाहिए आपको, तो 3 साल में 1 साल और मिल जाएगा आपको, तो आपका 3 साल पूरा हो गया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। समस्या जब आती है जब लिमिट ज़्यादा थी हमारी, डिस्क्वालिफिकेशन में ज़्यादा निकल गई, अब हमें एक्सटेंशन की जरूरत पड़ रही है तो हमें पूरी नहीं मिलेगी। कैसे? जैसे कि आपको लिमिट थी, आपके दावा लगाने की अधिकार की लिमिट थी 5 साल,